और आज फिक्र की शुरुआत दुनिया के टॉप 5 लीडर्स के न्यू ईयर रेजोल्यूशन से करते हैं या न्यू ईयर विजन से करते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि ये टॉप 5 लीडर्स कौन हैं। इनमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने नए वर्ष पर देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आए। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। नए वर्ष पर पीएम मोदी का रेजोल्यूशन यह है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया में युद्ध विराम कराकर शांति स्थापित करनी है। वैसे भी पुतिन से लेकर ज़ेलेंस्की तक और अमेरिका से लेकर ईरान तक कई बार पब्लिकली कह चुके हैं कि पीएम मोदी के प्रयासों से युद्ध रुक सकता है। दूसरे नंबर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इन्होंने भी नए वर्ष पर राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पर अमेरिका से लेकर ताइवान तक को धमकी दे डाली। साफ साफ कह दिया कि ताइवान को चीन के साथ मिलाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तीसरे नंबर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इन्होंने नए वर्ष के मौके पर 25 वर्ष बाद जाकर राष्ट्र को संबोधित किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मेरे लिए रूस का भविष्य और नागरिकों की भलाई ही सर्वोपरि। पुतिन का न्यू ईयर रेजोल्यूशन यूक्रेन पर हर हाल में विजय प्राप्त करना है और अमेरिका को चैलेंज देने वाला नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं और नए वर्ष के आगमन से बहुत पहले ही उन्हें अपनी कई इच्छाएं विश लिस्ट में डाल भी दी हैं। जैसे कि वो अब तक 2 बार कह चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे। कनाडा के अलावा ग्रीनलैंड और पनामा पर नियंत्रण का ट्रंप का सपना भी खूब ट्रेंड कर रहा है और ट्रंप ने कहा है कि वो जमकर टैरिफ नामक हथियार का सहारा लेंगे। और ट्रंप 5 लीडर्स में और टॉप 5 लीडर्स में अंतिम पायदान पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कि शायद इस साल जस्ट आउट ट्रूडो हो सकते हैं, जिन्हें अपने देश से लेकर विदेश तक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी साल के बीच वो घर में गिरती लोकप्रियता से परेशान हैं। लेजर की ओर से कराए गए ताजा सर्वे में कनाडा की 69% यानी 69% जनता ने उन्हें पीएम पद के लिए नाकाबिल बताया। वो जहां सड़क पर गुजरते हैं वहां पर लोग उनके लिए अपशब्द उनके मुंह पर बोलने लग जाते हैं। वहीं विदेश की बात करें तो ट्रंप की आक्रामकता से भी वो बहुत विचलित हैं। शायद इसीलिए नए वर्ष पर राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में जवाब देते हुए यह जरूर कहा कि साल 2025 में चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन यह देश मजबूत है, आजाद है और हमें इसे घर कहने पर गर्व है। यहां पर फिक्र का सबसे बड़ा फोकस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर है, क्योंकि रेजोल्यूशन से ज्यादा एक न्यू ईयर वार्निंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ विश्व के 2 फ्रंट पर बीते 2-3 वर्षों से जंगी ज्वाला भड़की हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा पश्चिमी एशिया के बिगड़े हालात लोगों की फिक्र बढ़ा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जिनपिंग ने एक और वॉर फ्रंट खोलने का खतरनाक इरादा जाहिर करके टेंशन ज्यादा बढ़ा दी है। ताइवान को चीन में मिलाने की उनकी कसम रक्त में डूबी एक नई कहानी लिख सकती है। एक बार आप उनकी इस मंशा को सुनिए, फिर यह भी बताएंगे कि चीन की सेना ताइवान के विरुद्ध तुरंत कैसे आक्रामक हो गई और चीन को लेकर अमेरिका ने किस किस्म के खतरे की घंटी बजा दी है। नए वर्ष के मौके पर जिनपिंग ने सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारित नए वर्ष 2025 के संबोधन में कहा, ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर रहने वाले हम चीनी लोग एक ही परिवार के हैं। कोई भी हमारे खून से जुड़े संबंधों को तोड़ नहीं सकता। चीन में ताइवान का विलय होकर रहेगा। फिक्र के हमारे सभी फैंस को हम कई बार बता चुके हैं कि ताइवान को लेकर जिनपिंग की मंशा क्या है। ताइवान एक आज़ाद देश है, लेकिन चीन उसकी आज़ादी खत्म करना चाहता है। वो 1 चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का अभिन्न अंग मानता है। बतौर राष्ट्रपति जिनपिंग का यह तीसरा कार्यकाल है और इस दरमियान वो एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि उनके राष्ट्रपति रहते ही ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा।
जिनपिंग का अपनी सेना को यही सीधा संदेश भी है। और नए वर्ष पर जिनपिंग ने जब यह कसम फिर से दोहराई है तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के विरुद्ध सुपर एक्टिव दिखने लगी है। ताइवान के पास सुबह 6 बजे पीएलए के 2 विमान और 7 शिप दिखे। मध्य रेखा यानी मीडियम लाइन को पार करके चीन का एक विमान ताइवान के बेहद करीब आ गया। चीनी घुसपैठ को लेकर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 31 दिसंबर को भी ताइवान के पास चीन के 5 विमान देखे गए थे। 31 दिसंबर को ताइवान के पास चीन की नेवी के 6 जहाजों के भी नजर आने का दावा किया गया। साल के आखिरी दिन पीएलए के 3 विमान मध्य रेखा को पार कर ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसे थे। मई 2024 से नवंबर 2024 के बीच ताइवान एयर स्पेस का 1000 से अधिक बार चीन ने उल्लंघन किया था। अमेरिका की रिपोर्ट है कि ताइवान के पास 5 महीनों में ही चीनी विमानों की उड़ानों में 300% की वृद्धि दर्ज की गई। ताइवान को लेकर चीन के खतरनाक इरादे क्या हैं, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगाइए कि बीते दिसंबर महीने में ही ताइवान के करीब 3 दशक के सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की है। सोचिए, अक्टूबर 15 को ताइवान के एयर स्पेस में चीन के करीब 153 विमान गए थे। 153, ये रिकॉर्ड है। वैसे अमेरिका ने ताइवान पर चीनी हमले के प्लान को लेकर दुनिया को आगाह किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दावा है कि चीन ताइवान पर कब्जे के लिए वर्ष 2027 तक हमला कर सकता है, विलियम बर्न्स ने कहा है। यानी चीनी आक्रमण से बचने के लिए ताइवान के पास अब कम वक्त है। और जिनपिंग के नए रेजोल्यूशन के बाद तो खतरे की घंटी जोर से बजने लगी है। यही कारण है कि जिनपिंग अब एक तरफ नए वर्ष पर अपने देश की जनता को ताइवान पर अपने मंसूबे बता रहे हैं, तो दूसरी ओर ताइवान के नए राष्ट्रपति चीनी हमलों से बचने के लिए रक्षा बजट वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। खबर है कि ताइवान ने चीनी खतरे को देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा है कि ताइवान को चीन से खतरे के लिए तैयार रहना होगा। अब आपको इस पूरे मसले पर फिक्र का लेंस दिखाते हैं। चीन अचानक से ताइवान को लेकर इतना एक्टिव क्यों हो गया, इसका जवाब फिक्र के लेंस में लेगा। यह आप सब जानते होंगे कि ताइवान को संकट काल में बचाने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है। लेकिन अमेरिका बीते कुछ समय से रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया फ्रंट पर उलझा हुआ है। और जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने वाले लोगों का मानना है कि जिनपिंग को इसमें सुनहरा मौका दिख रहा है। ताइवान पर कब्जे के लिए गोल्डन चांस जैसा है। हालांकि इस गोल्डन चांस के चक्कर में नए साल और आने वाले कई वर्षों में एशिया में कितनी तबाही मच सकती है, इसका अंदाजा शायद जिनपिंग को नहीं है, बल्कि उनको इस बात का अंदाजा है कि उनके पास सप्लाई लाइंस का कंट्रोल है। और अगर उनके पास ताइवान का सेमीकंडक्टर चिप भी आ गया तो वो दुनिया पर राज करेंगे। ये लड़ाई ताइवान की नहीं है, ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप की है। ग्लोबल लीडर्स का संकल्प आपने जान लिया है। अब जरा जनता जनार्दन के रेजोल्यूशन और उनसे जुड़े कुछ बदलावों के बारे में जान लेते हैं। ये दायरा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से में हम आपको भारतीय परिवारों का टेम्पल रन दिखाएंगे। फिर भारतीय परिवारों से जुड़ा RBI का एक डेटा समझाएंगे जो न्यू ईयर पर उनको थोड़ा चिंतित कर सकता है, लेकिन अगर सावधान रहेंगे तो चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा आज से दुनिया में एक नई पीढ़ी भी तैयार होने शुरू हो गई है, जिसका नाम है जनरेशन बीटा। जनरेशन बेटा नहीं, जनरेशन बीटा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि भारतीय परिवारों के लिए नए साल के पहले ही दिन से क्या क्या बदल गया है। व्हाट इज इन, व्हाट इज आउट। शुरुआत भारतीय परिवारों के टेंपल रन से करते हैं। साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी लोग अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कोई विदेश जाता है, कोई हिल स्टेशन पर बर्फबारी का आनंद लेता है, तो कई लोग समंदर किनारे जश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। वैसे नया साल ईश्वर के आशीर्वाद से शुरू करना भी परंपरा का हिस्सा है। इसको मैंने एक्चुअली आज निभाया है। आशीर्वाद लेकर वो नए साल के लिए अपना लक्ष्य तय करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं। ऐसे परिवारों की तादाद भारत ही नहीं दुनिया भर में करोड़ों में है, जो अपने आराध्य से नए साल मंगलमय होने की कामना करते हैं। उनकी कामना की तस्दीक आज भारतवर्ष के मंदिरों से आई। ये तस्वीर भी आपको ध्यान से देखनी चाहिए। नववर्ष पर अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे शहरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले वृंदावन की तस्वीरें देखिए। बरसाना में राधा रानी के दर्शन के लिए लंबी लाइन। राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए इतने श्रद्धालु आ गए कि हाथ पांव फूल गए वहां पर लोगों के और प्रशासन के भी। परिक्रमा मार्ग का ये वीडियो आज सुबह का है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से भी कुछ ऐसा ही वीडियो आया। मंदिर प्रांगण में इतने भक्त पहुंच गए कि श्रद्धालु आसानी से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और भीड़ बढ़ती चली गई।
काशी और मथुरा के बाद हम अब आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद पहले नए साल में अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं। इन श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से की। नए साल की पहली सुबह रामलला की आरती का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अलौकिक पल को देखने के लिए वो रात से ही कतार में खड़े थे। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अपने न्यू ईयर की शुरुआत प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के दर्शन से की। आज अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सुबह से लंबी लाइन लग रही है, यानी न्यू ईयर पर सिर्फ हिल स्टेशन ही नहीं, मंदिर दर्शन के लिए भी होड़ लगी हुई है। ये वो भारतीय परिवार है जिन्होंने तय किया था कि वो नए साल का रेजोल्यूशन भगवान के सामने लेंगे। तो मंदिर जाकर भारतीय परिवारों ने अलग अलग रेजोल्यूशन लिया। भारतीय परंपरा में कर्ज मुक्ति को भी एक बड़ा रेजोल्यूशन माना जाता है। यह माना जाता है कि कर्ज मुक्त जीवन ही बेहतर है। गरुड़ पुराण में जिक्र है कि अगर आपने किसी से उधार लिया है तो समय से वापस कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष पूछते हैं कि सुखी कौन है, तो इसका उत्तर जो आता है उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस पर कोई ऋण नहीं है वो सुखी है। आज भी जब लोग अपने आराध्य के सामने गए तो संभव है कि उन्होंने कर्ज मुक्ति का आशीर्वाद मांगा, लेकिन रिजर्व बैंक के जो आंकड़े आए हैं वो भारतीय परिवारों के संदर्भ में चिंताजनक हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 3 वर्षों में भारतीय परिवारों के कर्ज में इजाफा हुआ है। इसकी प्रमुख वजह कर्ज लेने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी है। आरबीआई ने बताया कि जून 2024 में जीडीपी के 42.9% हिस्से के बराबर का कर्ज भारतीय परिवारों, ये रकम लगभग 126 लाख करोड़ रुपए है। सोचिए, हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ी क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस जो 2008 में हुई थी, उसकी वजह कर्ज थी। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं आज से नया साल आ गया है, सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से जनरेशन यानी पीढ़ी बदल गई है। आज यानी 1 जनवरी 2025 से पैदा हुए बच्चे जनरेशन बीटा के बच्चे कहलाएंगे। जनरेशन बेटा तो हैं ही, वो बीटा भी हो जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हम जनरेशन अल्फा और जेन जी जो भी आप कहें कि बच्चों में फर्क करना सीख ही रहे थे। जब ये नई जनरेशन बीटा क्या आ गई, और ये है क्या, आपको बता दें कि आमतौर पर हर 15 से 20 साल के बाद जनरेशन बदल जाती है, क्योंकि इतने वर्षों में कई तरीके के बदलाव हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी और फैशन के साथ ही ग्लोबल ऑर्डर बदल जाते हैं, इसीलिए जनरेशन भी बदल जाती हैं। आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि हमारी जनरेशन में तो ये होता था, हमारी जनरेशन में वो होता था। बस यही है जनरेशन गैप और जनरेशन का फर्क। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च फर्म मैक्रिंडल ने बताया कि जनरेशन बीटा 2025 से शुरू होकर 2039 तक चलेगी। यहां यह भी जानिए कि जनरेशन बीटा के बच्चे कैसे होंगे। जेन बीटा के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर होंगे, क्योंकि वो एआई के ज़माने में पैदा हुए हैं। इस जनरेशन में पैदा हुए बच्चों की रोबोटिक्स में दिलचस्पी होगी। ऐसे बच्चे डिजिटल दुनिया में एक्सपर्ट होंगे, यानी वो हर समय इंटरनेट से जुड़े होंगे और डिजिटल दुनिया उनका दूसरा घर बन जाएगी। वॉइस कमांड और चैट बॉक्स में इस जनरेशन के बच्चों की दिलचस्पी होगी। 2035 तक दुनिया की आबादी में 16% इस जनरेशन के बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे लगभग हर काम के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जनरेशन बीटा के बच्चों के विचारों में खुलापन होगा और वो रूढ़िवादी विचारों से दूरी बनाएंगे। और जनरेशन बीटा के बच्चों का कंपटीशन अपने पीयर से ज्यादा रोबोट से होगा, यह भी समझ लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि आज से शुरू हो रही नई पीढ़ी काफी एडवांस होगी। बच्चे ज्यादा स्मार्ट होंगे, उनकी दुनिया सिर्फ डिजिटल नहीं होगी बल्कि पूरी तरह से हाइपर कनेक्टेड होगी, इकोसिस्टम कनेक्टेड। लेकिन हर नई पीढ़ी पुरानी कहानियों का हिस्सा होती है। जनरेशन बीटा अगर टेक्नोलॉजी के नए आयाम गढ़ेगी तो वहीं पिछली पीढ़ियों ने तंगी, लाचारी और युद्ध का सामना किया, कोरोना का भी। आइए समझते हैं पिछले 124 साल में कब कौन सी जनरेशन आई। 1901 से लेकर 1927 इस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया, क्योंकि इस दौर में पैदा हुए बच्चों का जन्म या तो पहले विश्व कप वो युद्ध के दौरान हुआ या फिर उनका बचपन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान गुजरा। इस पीढ़ी के संघर्षों की वजह से इसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। इसके बाद आई साइलेंट जनरेशन, यानी 1928 से
1945 के बीच पैदा हुए लोगों की पीढ़ी। ग्रेट डिप्रेशन था इसमें, बेरोजगारी थी, खामोशी से इतना सब झेलने की वजह से इस पीढ़ी का नाम साइलेंट जनरेशन रखा गया। इसके बाद 1946 से 1964 तक की जनरेशन रही बेबी बूमर्स, जब भारत आजाद हुआ। वो इसलिए क्योंकि दुनिया जनसंख्या वृद्धि पर जोर दे रही थी। इन वर्षों के बीच दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हुए। 1965 से 1980 वाली जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा गया, क्योंकि इसे आधुनिक जमाने की शुरुआत माना गया। कंप्यूटर, टीवी पहली बार लोगों के सामने आए। लेकिन आम जनता में जनरेशन वाली ये चर्चा मिलेनियल्स के साथ ज्यादा हुई। 1981 से 1996 के बीच में पैदा हुए बच्चे मिलेनियल्स कहलाए। मिलेनियल्स ये वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी वो पीढ़ी जो आज से 28 से 45 साल के बीच की है। हालांकि पहले इन्हें जनरेशन वाई कहा गया, लेकिन 1991 में आए एक उपन्यास में इस पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा गया, तो फिर वही नाम प्रचलित हो गया। इस पीढ़ी ने तरह तरह के बदलाव देखे। तकनीक की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और ऑडियो कैसेट से सीडी, डीवीडी, इंटरनेट, फ्लैट टेलीविजन, एआई की दुनिया तक का सफर इस पीढ़ी ने दिखा। और फिर 1997 में एंट्री हुई जनरेशन जी की, अब तक की सबसे नई युवा पीढ़ी। इस जनरेशन ने स्मार्टफोन, इंटरनेट के साथ ये जनरेशन बड़ी हुई और ये जेन जी अब एआई वाली दुनिया के सपनों को जी रही है, बल्कि वो इसको बना रही है। इसी तरह 2013 से 2024 तक का जनरेशन अल्फा का दौर रहा। इस पीढ़ी के बच्चों के माता पिता ज्यादातर मिलेनियल्स हैं, इसीलिए इन्हें मिनी मिलेनियल्स भी कहते हैं। और अब आई है जनरेशन बीटा। जब ये पीढ़ी जवान होगी तो शायद एआई की दुनिया भी एक जनरेशन पुरानी हो चुकी होगी, इसीलिए यह पीढ़ी एआई और डिजिटल दुनिया की एक्सपर्ट होगी। इस पीढ़ी के बच्चे रोबोटिक्स की दुनिया में भी कई चमत्कार देख चुके होंगे। इस पीढ़ी के सामने ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती जनसंख्या जैसी कई चुनौतियां भी होंगी। ऐसे में 22वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया कहां पहुंचेगी, वो शायद यही बीटा जनरेशन तय करेगी। आप इतना तो समझ गए होंगे कि जनरेशन के ये नाम सिर्फ सोशल मीडिया के फैंसी नाम नहीं है, बल्कि नाम बहुत रिसर्च के बाद तय किए गए। इसके लिए समाज शास्त्र और जनगणना के जानकारों की एक टीम काम करती है और जनसंख्या के बदलावों के साथ साथ समाज में बदलावों को भी समझाती है। इन सब बदलावों को देखकर जनरेशन के नाम और उनके दौर तय किए जाते हैं। ये नाम हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि किस दौर के लोग कैसे बड़े हुए, कैसे सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा था। पीढ़ियों का बदलाव तो आपने समझ लिया, लेकिन साल बदलने के साथ कुछ और नए बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर आपके ऊपर होने वाला है। इसीलिए फिक्र की ये ज्ञानवर्धक जानकारी नोट करके रख लीजिए, आगे आपको बहुत काम आएगी। पहला अपडेट यह है कि यूपीआई के जरिए अब आप 10,000 तक पेमेंट कर पाएंगे, पहले यह लिमिट 5,000 थी। दूसरा अपडेट करोड़ों पेंशनर्स से जुड़ा है। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे, इसके लिए अलग से कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब तक नियम यह था कि जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। तीसरी जानकारी किसानों के लिए है, अब वो बिना गारंटी 2 लाख तक का लोन ले सकेंगे, पहले इसकी लिमिट 1.6 लाख थी। चौथा अपडेट टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम कंपनियां वॉइस और एसएमएस पैक का विकल्प भी देंगी, यानी अगर डेटा नहीं चाहते हैं तो सिर्फ वॉइस कॉलिंग और एसएमएस वाला पैक भी ले पाएंगे। अब तक ये सुविधा नहीं मिलती थी। मोबाइल से ही जुड़ा दूसरा अपडेट यह है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड 4.4 से पुराने वर्जन का मोबाइल है तो उसमें व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। जब इतनी चीजें जान ली हैं तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई से जुड़ी एक जानकारी भी ले लीजिए। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है, यानी 5वीं और 8वीं में फेल छात्र अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे, उन्हें 2 महीने में परीक्षा पास करनी होगी। पहले यह नियम 10वीं या उससे आगे के लिए था। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं देंगे। साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर भारी जुर्माना लगेगा। अब तक कोचिंग सेंटर्स में उम्र और विज्ञापनों को लेकर कोई तय नियम नहीं था। और हाँ, अगर आप नए वर्ष में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। गाड़ियां 3% तक महंगी हो सकती हैं, जिसके पीछे कंपनियों ने लागत बढ़ने की दलील दी। अमेरिका से आई एक फिक्र बढ़ाने वाली खबर भी आपसे साझा करना चाहेंगे। क्या अमेरिका पर लोन वुल्फ अटैक हुआ है? क्या नए साल के मौके पर अमेरिका में वो हमला हुआ है जो अब से कुछ दिन पहले जर्मनी में हुआ था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अमेरिका में हुई ये बर्बर घटना विस्तार से देखिए।
जिसने बाइडेन के साथ साथ ट्रंप को भी चिंता में डाल दिया है। अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स में आज हजारों की भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर जुटी हुई थी। ये देखिए जरा, नए वर्ष के मौके पर लोग मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन उनकी खुशी इसमें एम्बियंस है गोलियों का, वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी खुशी चंद मिनटों में ही मातम में तब्दील हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक इस भीड़ के बीच में घुसा, कई लोगों को रौंदता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर जब ट्रक से उतरा तो उसने भीड़ पर गोलीबारी की। न्यू ऑर्लिन्स से वायरल कई वीडियोस में गोलीबारी की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। सड़कों पर पड़े घायलों को देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि कई लोगों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि है। 30 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना सुबह लगभग 3:15 बजे बॉबर्न स्ट्रीट और इब्विरले के चौराहे पर हुई है। ये इलाका अपने नाइट लाइफ और वाइब्रेंट कल्चर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। घटना की बात करें तो चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर पर जवाबी फायरिंग की, वो भी मारा जा चुका है। लेकिन जिस तरह से ट्रक ने भीड़ को रौंदा है और फिर ड्राइवर ने भीड़ पर फायरिंग की है, उससे आतंकी हमले का शक गहरा गया है। फिलहाल FBI हर एंगल से जांच में जुट गई है। FBI ने कहा है कि यह टेरर अटैक है। और आपको बताना चाहेंगे, इससे ठीक 24 घंटे पहले एक बुलडोजर लेकर जर्मनी में भी एक इंसान ने ऐसे ही उत्पात मचाया था, उसको भी शूट डाउन कर दिया गया। आपको अब नए वर्ष पर बेंगलुरु की एक परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर देखकर मन में प्रश्न यही आ रहा है कि आखिर नया साल मनाने का ये कौन सा तरीका है, और जो पीढ़ी होश खोकर नशे में धुत होकर 2025 का आगाज कर रही है, वो किस तरह अपने भविष्य और देश के भविष्य का निर्माण करेगी। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस समय ऐसे कई दृश्य देख रहे हैं। ओहो, ये देखिए, गाना बड़ा पुराना है, आजकल पांव जमीन पर नहीं, लेकिन इनकी वजह कुछ और है। ये बेंगलुरु में कल रात कोरमंगला इलाके का है, बड़ा हैपनिंग इलाका है। कहा जा रहा है कि कल रात यहां नया साल का जश्न मनाने के लिए 50,000 लोगों की भीड़ जुटी थी। ओहो, ये आए थे 2 पैर पर, लेकिन गए कई और पैरों के साथ हैं। सब लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं इनको। हुजूम सड़कों पर निकला तो दृश्य खतरनाक हो गया। कोई नशे में सड़क किनारे इधर गिरा था तो कोई उधर गिरा था। आप ध्यान से देखें, कोई चल भी नहीं पा रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लिए भी हालात संभालना मुश्किल हो गया था। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, आपको बहुत से शहरों में ऐसे दृश्य मिल जाएंगे। यहाँ दिक्कत पार्टी करने में नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी ना समझने की है। ये है मिलेनियल्स जो अभी हम आपको बता रहे थे। किसी को भी इतना जिम्मेदार तो होना ही चाहिए ना कि वो पार्टी के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर होशोवाज में घर लौट सके। लेकिन ये देखिए आप जरा, फिक्र में अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां साल के पहले दिन पत्र पॉलिटिक्स का बोलबाला रहा। पत्र पॉलिटिक्स से हमारा मतलब है चिट्ठियों वाली राजनीति। अब डाकिया कौन है ये बाद में बताएंगे। कुछ बड़े नेताओं ने दूसरे नेताओं को चिट्ठियां लिखी। उनमें नेताओं का सियासी एजेंडा भी था और नए साल की शुभकामनाएं। आपको याद होगा ना बॉर्डर फिल्म की एक चिट्ठी, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। अब ये चिट्ठी देखिए। चिट्ठी लिखने वाले जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब देने का जिम्मा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम जवाबी पत्र लिख डाला। उधर दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी LGV सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर इस साल की पत्र पॉलिटिक्स का आगाज कर दिया। इन नेताओं के पत्र भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन उनमें दिल्ली की जनता के लिए भी कुछ संदेश तो छिपे हैं। हमारी यह खबर उसी विश्लेषण पर आधारित है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जिक्र करते हैं जो उन्होंने RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत को लिखी, जिसमें 2 प्रश्न पूछे गए और उनसे पहले यह पूछा गया कि पिछले दिनों बीजेपी ने गलत हरकतें की हैं, क्या RSS उनका समर्थन करती है। यह दूसरा मौका है जब केजरीवाल ने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं, क्या RSS वोट खरीदने का समर्थन करती है। बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई वर्षों से यहां रह रहे हैं। क्या RSS को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है। अब आगे देखिए। इस क्वेश्चन पेपर को सेट करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया तो आंसर शीट दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयार की। उन्होंने जवाब में केजरीवाल को एक पत्र लिखा। पत्र में नए साल की शुभकामनाएं देते हुए
उनसे 5 संकल्प लेने की मांग की गई। वो संकल्प भी आपको बता देते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से मांग की, कभी भी अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे, महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों से झूठा वादा करके उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे, दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने के लिए यहां के लोगों से माफी मांगेंगे, यमुना की सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सार्वजनिक माफी मांगेंगे और देश विरोधी ताकतों से चंदा नहीं लेने का संकल्प लेंगे। ये पॉलिटिकल पत्रबाजी यही नहीं रुकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को एक लेटर लिखा। इस लेटर में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाए गए। हालांकि एलजी ऑफिस की तरफ से उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया। साल के पहले दिन की पत्र पॉलिटिक्स पर बयानबाजी भी खूब हुई। हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने 2025 के इस एआई युग में वोटों के लिए चिट्ठियों वाली राजनीति में कितनी रुचि दिखाई। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, पर हम आदरणीय सरसंघ चालक जी का नाम लेने की भी उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है। आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे। अब चलते हैं 7 समंदर पार। अमेरिका टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क मीडिया पर काफी वोकल हैं। उनकी पोस्ट वायरल होती रहती है। आज जब लोग जागे तो उनकी एक्स प्रोफाइल से उनका नाम गायब था। वो एक्स जिसके बॉस वो खुद है, वहां से न केवल उनका नाम इलॉन मस्क हट गया, बल्कि तस्वीर भी बदल गई। नए साल पर ऐसा क्यों और कैसे हो गया, इसकी जबरदस्त चर्चा है। नाम बदलने के पीछे का कमाई वाला संभावित खेल क्या है और मस्क डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक रहने के लिए हर रोज कितनी कीमत चुका रहे हैं, इसका जवाब फिक्र की इस ट्रेंडिंग रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर कैकियस मैक्सिमस का नाम काफी ट्रेंडिंग है। नए साल में इलॉन मस्क का एक्स हैंडल जब दुनिया ने देखा तो उन्हें ये नाम और मीम नजर आने लगा। बहस शुरू हो गई कि मस्क कहां चले गए, उनकी प्रोफाइल में ये क्या दिखने लगा। तरह तरह के सवाल थे। वैसे अद्भुत प्रतिभा के धनी एलन मस्क अपने अनूठे प्रयोग के लिए मशहूर हैं, लेकिन नए साल में उनका यह प्रयोग जरा दूजे किस्म का है। असल में इलॉन मस्क ने एक्स पर अपना नाम बदलकर कैकियस मैक्सिमस रख लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदलकर पेपे द फ्रॉग कर दिया है, जो एक मीम कैरेक्टर है। हालांकि इससे पहले भी मस्क एक्स पर अपना नाम बदल चुके हैं और अपनी प्रोफाइल फोटो में भी मीम लगा चुके हैं, लेकिन इस बार के नाम में भविष्य के संकेत हो सकते हैं। कैकियस मैक्सिमस एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है जो एथीरियम और सोलाना बेस्ड है। दिलचस्प है कि मस्क के नाम बदलने के बाद इस टोकन ने अचानक रफ्तार पकड़ी और सिर्फ 24 घंटे में इसकी वैल्यू 500% तक बढ़ गई। सिर्फ 24 घंटे में कैकियस का ट्रेंडिंग वॉल्यूम लगभग 30 लाख हो गया। इलॉन मस्क ने अब तक कैकियस को एंडोर्स नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने नाम और प्रोफाइल फोटो बदली तो क्रिप्टो मार्केट की चाल बदल गई।